तो चलिए अब बढ़ते हैं बहस की ओर। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी कि आज सुबह से ही स्पेशल फ्लाइट के जरिए पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब आज सुबह 10 बजे के आसपास दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके बाद यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 16 तारीख से। तब टीकाकरण केंद्र ये पहुंचेंगे और आगे की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। इसी के साथ आप सभी के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। वैक्सीन को लेकर ये कैसे लगेगी, किसको मिलेगी, कितने पैसे आपको देने होंगे, देने भी होंगे या नहीं देने होंगे, ये तमाम सवाल होंगे जिनके जवाबों को टटोलने की कोशिश अगले 1 घंटे तक हम लोग करेंगे और वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर भी पूछेंगे सियासतदानों से सवाल। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीनेशन को लेकर कई बातों का जिक्र किया है, कल भी उन्होंने जिक्र किया था। उन सभी बयानों को आप सुनिए जो महत्वपूर्ण है, फिर लौट रहे हैं बहस की तरफ। कोविड के दिन गए रे भैया, वैक्सीनेशन के दिन आए रे। कोविड वायरस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली है। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जानी शुरू की जाएगी। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी तस्वीर साफ कर दी है कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी या इसके पैसे चुकाने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में लगभग ऐसे लोगों की संख्या सभी राज्यों के मिलाकर 3 करोड़ के आसपास है। पीएम मोदी ने बताया कि इन लोगों के वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र सरकार खुद उठाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। साथ ही 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को भी टीका लगेगा। संक्रमण का खतरा जिन लोगों को सबसे ज्यादा है, उन लोगों को दूसरे चरण में टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लगभग सभी जिलों में ड्राई रन भी पूरे कर लिए गए हैं। वैक्सीनेशन का मिलेगा सर्टिफिकेट। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान यह भी बताया कि कोविड प्लेटफॉर्म पर कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया की निगरानी होगी। पहली डोज के बाद लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरी डोज लगने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी कहा कि कोरोना का टीका लगने के बाद अगर किसी को कोई असहजता होती है तो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अफवाहों पर रोक लगाए राज्य। तो वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मन और कुछ शरारती तत्व कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को ऐसी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सतर्क रहना होगा। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया। वैक्सीन की मांग आने वाले दिनों में कई गैर एशियाई देश भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कम लागत और प्रभावी डेटा के आधार पर मांग लगातार बढ़ रही है। सूत्रों ने यह भी कहा, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ दुनिया के अन्य देशों को आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भारत में वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो भाई अब 16 जनवरी ये वो तारीख होगी जो लगभग 1 साल यानी कि 9 महीने 10 महीने बाद एक ऐसी तारीख होगी जिस दिन सभी भारतीयों का जो इंतजार था वो इंतजार लगभग खत्म हो रहा है। यानी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। हालांकि पहले चरण में अगर देखा जाए तो सभी को वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये एक क्राइटेरिया है। एक तो 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, साथ ही साथ वो तमाम लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद तमाम सैन्य बल हो गए, जो भी फ्रंटलाइनर्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो 50 साल से कम उम्र के भी हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी गंभीर स्थिति है या गंभीर बीमारी जिनको है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो तमाम तैयारी की गई है, एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। देश के सभी हिस्सों में ड्राई रन भी किए गए और अब ड्राई रन भी सब सारी जो तैयारियां थी उनको पूरा कर लिया गया। तो एक एक कर आपके तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे, तमाम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए और तमाम सरकार की तैयारियों को बताने के लिए विमल शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विमल शर्मा हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेट्रो हॉस्पिटल से डॉक्टर लवलीन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट परीक्षित निर्भय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद आप नेता सैफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। फिलहाल शुरुआत मैं कर रहा हूं डॉक्टर लवलीन आपसे, क्योंकि एक साल तक आम जनता ने, पूरे देश ने आप लोगों की तरफ, आपकी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ एक टक देखा है कि बहुत हुआ कोरोना, लॉकडाउन देखा, कोविड को देखा, हर प्रत्येक, मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में, नहीं तो एक आसपास के घरों में, एक घर में तो कहीं ना कहीं कोविड सबको हुआ ही है। उन्होंने उन हालातों को देखा। अब फाइनली 16 जनवरी वो तारीख है कि वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। भले ही मिलते मिलते सब प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक तारीख तो मिल गई कि चलिए वैक्सीनेशन हो रहा है। जरा इस पर अपना रिएक्शन दीजिए। वैक्सीन को लेके बहुत चीज़ें हैं कि भाई वैक्सीन पता नहीं सही है कि नहीं है, क्या हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही है। लेकिन शुरू में जब हम देखें तो जब कोविड शुरू हुआ था तब सबसे पहले हम लोग इसी डेट का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन वैक्सीन लगनी शुरू होगी, किस दिन होगा। जब अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो हम उस चीज़ से क्यों डर रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। क्या इससे पहले जब कोविड आया था क्या इसका इलाज अवेलेबल था? नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इलाज बहुत सही हुए। और आप ये बात मानिए कि इंडिया में जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत कम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत अच्छा सक्सेस और बहुत अच्छा अपनी रिकवरी रेट पाई है। तो आज अब हमारे पास वैक्सीन है तो हम उसको भी हम लेंगे, करेंगे और उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, ताकि जो आगे और जो इन्फेक्शन की जो ये बिल्कुल जो स्पीड है जो ये ख़त्म हो, ताकि हम लोग मार्च अप्रैल में कम से कम एक अपना जो नया शायद फाइनेंशियल ईयर जो है कह सकते हैं उसको अपने बिल्कुल नई तरीके से शुरू करें। ऑल्दो अब ये देखें तो केसेस हमारे बहुत कम हो चुके हैं। इस साल शायद हम सोचें कि बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन इसको एक पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को, और इसमें भी अभी यही नहीं कहा जा रहा, जो भी है जैसे आपने शुरू में भी बताया कि जो सीरियस पेशेंट है, जैसे कोविड में हम बार बार कहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है, जिनको बीपी है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो हाई रिस्क हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, जैसे हम लोग हो गए, तो उनके चांसेस इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन होने के ज़्यादा हैं। कम से कम उनको तो इन्फेक्शन लगाने दीजिए। इसके बारे में कोई भी बयानबाजी, और साइंस में आप अगर कोई भी बयानबाजी ऐसी करेंगे ये कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि साइंस में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारी, उसको प्लीज़ पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा। और पॉलिटिसाइज जो आपने लास्ट लाइन कही है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हैं और कांग्रेस ने शुरुआत में इस बात को कहा था कि पहले पीएम मोदी लगवाएं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि जी हम तो नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब लगाएंगे। हालांकि आपकी कम्युनिटी से बहुत इतर की बात है, लेकिन ये भी हमारे देश की एक हकीकत है, इस पर भी हमें बात करना बहुत जरूरी होगा। परीक्षित के पास चलता हूं, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हेल्थ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। परीक्षित, क्या ये अब कुछ समय, जैसे नया साल है और नए साल पर हमें नई उम्मीदें हैं कि कोरोना अब खत्म हो जाएगा, 16 जनवरी की तारीख आने के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि कोरोना पर हमने जीत पा ली है, वैक्सीन शुरू हो गया है और वैक्सीन के साथ साथ अब कोरोना भी खत्म? परीक्षित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है परीक्षित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। परीक्षित से हमारी टीम संपर्क करेगी। फिलहाल पवन शर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक बहुत शानदार जिक्र यहां पर डॉक्टर लवलीन ने किया कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मामले को, क्योंकि पॉलिटिसाइज होने का मतलब है कि आपने साइंस का, आपने रिसर्चर्स का, आपने हेल्थ केयर वर्कर्स का, सबका अपमान कर दिया। और जब वैक्सीन की बात हुई थी तो आपकी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी कि पहले पीएम मोदी जाकर वैक्सीन लगवाएं, पहले हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से कहा गया था। आपका रिएक्शन दीजिए जरा। हमारी तरफ से जो हमारे एक ऑफिशियली बयान जिसमें आया था, जिसमें कहा गया था कि विश्वसनीयता परखने के लिए अगर बाहर के देशों में, अगर वहां के शासनाध्यक्ष खुद चल के अपना टीकाकरण करवा रहे हैं तो लोगों में विश्वास के लिए हमारे भी यह परंपरा होनी चाहिए, जिससे लोगों में विश्वास बढ़े और इसके प्रति लोगों में कोई संदेह ना हो। दूसरी बात, अगर दूसरे कहीं पे भी आएगी तो ये एक इसको इवेंट बना दिया जा रहा है। भाजपा हर छोटी से छोटी चीज को इवेंट बना। तो आपको समस्या क्या है? आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है, ये वजह है क्या? आप मुझे बताइए कि उसके अंदर लोगों के अंदर संदेह जाता है। नहीं, आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, इसका ये समस्या है। इवेंट बन रहा है, जागरूकता लोगों में आएगी, लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको समस्या मैं समझ नहीं पाया आपकी। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हम तो समस्या का कारण बता रहे हैं कि आप इसको इवेंट मत बनाइए, लोगों तक पहुंचिए, गरीबों को जिनको आवश्यकता है। बीजेपी इवेंट बना रही है, उन तक आप कोशिश किसी की सफलता का श्रेय खुद ले रही है बीजेपी। विमल, देखिए तुषार जी, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अहम मुद्दे पे आपने चर्चा की है।
देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से सवाल उठाती आ रही है, बीजेपी का ईवीएम, बीजेपी का बैलेट पेपर, अब बीजेपी का वैक्सीन। देखिए, इस वैक्सीन के आने से दो लोग बहुत परेशान हैं, एक सी से कोरोना और एक सी से कांग्रेस। कोरोना को तो परेशान होना जायज है क्योंकि वो तो कम दिनों के लिए बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस वाले क्यों परेशान है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मैं बता देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हुए हैं कि इनको दिक्कत क्या है। इनको दिक्कत यह है कि ये मेड इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर है, ये मेड इन इटली नहीं है, ना मेड इन इजराइल है, तो इनको इसीलिए दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखिए हमारे देश के जो जाबाज डॉक्टर हैं, हमारे जो होनहार साइंटिस्ट हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पे उंगली नहीं उठा रहे। आप जो हमारे होनहार डॉक्टर हैं, हमारे जो जाबाज साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस लड़ाई से लड़ा है, आप उनके ऊपर जो है सवाल चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो ताजुब हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन का जो कलर है वो कहीं भगवा नहीं है, नहीं तो ये लोग कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों का कोरोना वैक्सीन है। तो मैं कांग्रेस, हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं ना अखिलेश यादव ने, तो मैं आपको बता देना, अखिलेश यादव जी ने बोला है कि वैक्सीन मैंने बीजेपी का लगवाऊंगा। वैक्सीन है। अरे भाई, मैं आपसे अखिलेश यादव जी से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वैक्सीन क्या बीजेपी के दफ्तर में बनी है या बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है कि आप इसका नाम जो है बीजेपी का वैक्सीन बता रहे हैं? अखिलेश यादव जी, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री के दायित्व पर रह चुके हैं। आप इस तरीके का बेतुका बयान देके अपने आप को आप चिन्ह अपने ऊपर जो है चिन्ह उत्पन्न मत कीजिए। चलिए, परीक्षित जी से हमारा संपर्क हो गया, मैं आता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स की बातें तो होती रहेंगी और ये तो आप लोगों का धर्म भी है एक दूसरे के खिलाफत में बयान देना, लेकिन जब देश के विकास की बात हो रही हो, देश के 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की बात हो रही हो, तो मुझे लगता है कि कभी कभी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस पर भी आप दोनों से सवाल लूंगा। परीक्षित, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? परीक्षित, मेरी आवाज पहुंची? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। हेलो, हाँ परीक्षित, मैं सुन पा रहा हूं आपको। परीक्षित, मेरा सवाल ये है, अगर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, हालांकि अब हो ही रहा है, तो ऐसे में 16 जनवरी से क्या मान सकते हैं कि हमने कोविड पर जीत पा ली है? बिल्कुल। सबसे पहले तो तुषार जी, मैं आपके चैनल के जरिए जो आपके लाखों दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हम जिस वक्त में आ चुके हैं वो एक वाकई बहुत बड़ा वक्त है। और नो डाउट इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है कि कोरोना की लड़ाई में हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब कोरोना से बचाव पे हम बात कर रहे हैं। और ये हफ्ता और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं कि 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू हो रहा है और आज से कुछ साल पहले 13 जनवरी 2011 को पोलियो से हम लोग मुक्त हुए थे। और जो समय निकाला है वो भी यही है कि एक और फिर हम लड़ाई जीत सके, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वक्त निकाला है। और अब सवाल आता है कि वैक्सीन के बाद क्या होगा। तो अभी तक तो देखिए, एज पर साइंस और एज पर प्रोटोकॉल अगर हम बात करते हैं तो अभी तक वैक्सीन के दूरगामी परिणाम हमें किसी को नहीं पता है। तो आने वाले टाइम में वैक्सीन किस तरीके का रिएक्ट करेगा, किस तरीके का फायदा देगा या नुकसान देगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, वो बराबर गवर्नमेंट और बाकी साइंटिस्ट और जो डॉक्टर सभी लोग यही बोल रहे हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यूस रखना है। चेहरे पे मास्क हमेशा लगा के रखना है, 2 गज दूरी का पालन हमेशा करना है, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहना है। वो सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पता कि वैक्सीन के बाद हम फुल बच पाएंगे पूरे तरीके से या नहीं बच पाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपने खुद भी वॉलंटियर किया उस वक्त जब ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को घबराहट है। मैं चाहता हूं पहले उन लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि वैक्सीन लगेगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा आपकी बॉडी पर। आपने क्या कुछ महसूस किया? देखिए, आमतौर पे कोई भी वैक्सीन होता है वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है। अभी तक अपने इंडिया में यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज चल रहा था वो 5 साल तक के बच्चों का और प्रेग्नेंट वुमेन का चलता है। तो अभी क्या है कि जो भी टीका लगता है वो बच्चों को नॉर्मल फीवर आना, थोड़ा सा जिस साइड पे दर्द हो रहा है वो हल्की वीकनेस ये आती है। मुझे 30 दिसंबर को ये भारत बायोटेक का कोवैक्सीन ट्रायल में मैं इसमें पार्टिसिपेट हुआ था, उसमें लगा था। और 30 तारीख से लगभग 5 जनवरी तक मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई। जैसे कि वैक्सीन लगने के थोड़ी देर बाद पर्टिकुलर उस साइट पे, उस जगह पे मेरे को दर्द शुरू हो गया था, जो कि 2 दिन तक काफी रहा। और उसके बाद हल्का फीवर भी आया, 100 अराउंड फीवर था। रात में फीवर रहा, सुबह नॉर्मल हो गया।
उसके बाद वीकनेस 2 दिन तक रही, यानी कि कुल मिला के जो टीका आप लेते हैं, वैक्सीन जिस दिन ले रहे हैं, उसके 5-6 दिन तक आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होंगी। ये है, तय है, ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गंभीर एडवर्स इवेंट होता है, जो प्रतिकूल हम प्रभाव बोलते हैं, उसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किया हुआ है। हर सेंटर पे, हर ब्लॉक पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर बनाया जा रहा है प्रतिकूल घटनाओं के। मेरा अनुभव ये है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर हम ना घबराएं और बड़े संतुलन से, समझदारी से अगर चलें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास डॉक्टर लवलीन। जिस बात का जिक्र परीक्षित ने अभी किया कि जब भी वैक्सीन लगेगा तो कुछ दिन के लिए, ये नॉर्मली भी देखता है, जब बच्चे को वैक्सीनेशन होता है तो कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब दिक्कतें रहती हैं, तो ये कोविड के सिनेरियो में भी रहेंगी। तो ऐसे में तैयारी के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई? क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा कि हमने तैयारी की है, अगर किसी को भी कोई सिम्टम आता है, असहजता महसूस होती है, तो उसके लिए पूरे एक सिस्टम बनाया गया है। देखिए, ये कभी भी इसके लिए यूजुअली जितने भी, जैसे परीक्षित ने अभी बताया कि जो थोड़े बहुत जितने सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार हुआ या थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, इसके लिए कुछ भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमनली होता है और वैक्सीन के बाद बहुत कॉमनली होता भी है। यूजुअली अगर आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल इसका एक वो दूं कि घर में किसी के भी जैसे बच्चे होंगे तो वैक्सीन लगवाते हैं, तो कोई भी डॉक्टर बोलता है कि एक दिन के लिए आपको बुखार हो सकता है या ये दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, और ये बहुत कॉमन है वैक्सीन के बाद। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर किसी को बुखार और ये सब आ रहा है तो इसका मतलब इसको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और अच्छी इसकी प्रोटेक्शन होगी। और इसके साथ कोविड में भी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर एक को ये दिक्कतें हो। कोई कल को ये ना समझे कि कई बार मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जी मुझे तो बुखार भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, क्या पता मेरे को वैक्सीन लगी भी है, नहीं लगी है, सही लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन ऐसा ना सोचे कि हर एक को दिक्कतें आएंगी। अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो प्लीज़ हाँ, इसके बाद अगर आपको लगता है कि बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, 104, 105 तक आ रहा है, आपको कोई ऐसे न्यूरोलॉजिकली कोई इश्यू लग रहे हैं कि मेरे को कोई देखने में या चक्कर आ रहे हैं, या और कोई इस तरह की संभावना और कोई दिक्कत हो रही है जो आपको लग रहा है बहुत ही अनरिलेटेड सी है, उसके लिए हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको वैक्सीन लगी है। वहाँ पे आपको प्रॉपरली एडमिट और वो प्रॉपर केयर करी जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह, उस हिसाब से आपका पूरा इलाज किया जाएगा। इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है, मैं एक बात और ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसा है कि बहुत लोगों को बीमारियाँ वैसे भी हो रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हर एक के दिमाग में ये रहता है कि बस वैक्सीन लगाइए, अब इसके बाद ही ये दिक्कत हुई है। तो क्या वैक्सीन रिलेटेड वो दिक्कत है या नहीं है, उसको एकदम से वैक्सीन के ऊपर डाल देना सही नहीं होगा। क्योंकि अभी वैक्सीन जब डलेगी तो ये नहीं अगर आज मैं 1 करोड़ लोगों को लगाऊंगा, आज मैं देखने जाऊं तो 1 करोड़ में से मेरे को 1 या 2 मरीज ऐसे मिल जाएंगे जिनको हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया। क्या अगर 1 करोड़ को मैंने वैक्सीन लगा दी, उनमें से 1-2 को हार्ट अटैक हो गया तो मैं क्या मान लूँ वैक्सीन की वजह से हुआ है? नहीं, मैं ऐसा इसको नहीं मानूंगा। तो इन चीज़ों को भी देखना जरूरी है कि हर चीज़ को एक बार की वैक्सीन से ही हुआ है, वैक्सीन से हुआ है, ये गलत है। उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लीजिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे भले के लिए आइए। ठीक है परीक्षित, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा वैक्सीन को लेकर ही कि वैक्सीन अब आ चुकी है और ऐसे में वैक्सीन आज से हर जगह पहुंच जाएगी और उसके बाद 16 तारीख से लगना शुरू हो जाएगी। कितना समय अभी अंदाजन लगेगा पूरे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को? कुछ सरकार का आंकड़ा कुछ इस तरीके से या आकलन है क्या? देखिए, ये टॉपिक तो एक काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें आकलन पे तो अभी नहीं चला जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना है, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर हैं और 2 करोड़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह, इस टाइप से लोग हैं। इसके बाद में बात आती है 27 करोड़ लोगों की, और 27 करोड़ लोगों में वो भी लोग हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, और वो भी लोग हैं जिनको पहले से बीमारी है और वो अंडर 50 ईयर्स में है पहली बार की। तो जब तक इन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक तो आगे की बात हो नहीं सकती। अब इन 30 करोड़ वैक्सीन का मैं एक मोटा मोटी आपको ग्राफ बता देता हूँ कि जो हम हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के साथ में जो टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वो तकरीबन हम 4 से 6 करोड़ वीमेंस और बच्चे जो अंडर 5 एज है उनको हम वैक्सीन लगाते हैं। और इस टारगेट को पूरा करने में भी हमें लगभग 85 या 80% ही लगता है, यानी कि हम 3 या 4 करोड़ तक ही लोगों को पहुंचते हैं पूरे 1 साल में। इतना हमारा मैकेनिज्म सिस्टम पूरा तैयार है। अब सवाल आता है कि कोरोना के टाइम में जहाँ एक साल में 4 करोड़ हो रही है, वहाँ 30 करोड़ में कितना टाइम लगेगा? तो हो सकता है कि देखिए पेंडेमिक का टाइम है, इस समय हर चीज प्रायोरिटी पे कोरोना को ही लिया जा रहा है, तो सरकार काफी हद तक करेगी। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, और सरकार के कुछ एक्सपर्ट्स जो टास्क फोर्स वगैरह में भी हैं, उनका ये मानना है कि कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे अभी जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसको वैक्सीनेट करने में और उसके इम्पैक्ट को स्टडी करने में।
आपने जिस बात का लास्ट में जिक्र किया कि उसके इफेक्ट को स्टडी करने में भी वक्त लगेगा और उसके बाद जब इसके बाकी के रेस्ट ऑफ पीपल हैं, हम हैं, आप हैं, तमाम लोगों को जो वैक्सीनेशन लगेगा वो वैक्सीनेशन लगने में यानी कि 1-2 साल का समय या 3 साल का समय मान सकते हैं, जिस तरह से डॉक्टर नहीं, इसमें एक चीज ये है, इसमें सबसे बड़ा ये कि सरकार ने, पीएम मोदी गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स लगाया है अभी बीसीजीआई का जो अप्रूवल मिला था उसमें, और ये अप्रूवल इस तरीके से दिया है कि हर 15 दिन में वैक्सीन की क्या इफेक्ट है और क्या प्रोसेस है, इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी है हर 15 दिन में। ये जो 15 दिन के गैप पे जो स्टडी रहेगी, इसके बिहाफ पे ये आगे की प्लानिंग को चेंज करते जाएंगे। अभी तक की उम्मीद ये है कि मे भी जून या जुलाई में जब हमारे पास 5 से 6 वैक्सीन हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसे नॉर्मल लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल करा दी जाए। अच्छा, 5 से 6 वैक्सीन हमारे पास अगर होंगे तो ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी परीक्षित की किसको कौन सा वैक्सीन देना है? क्या 5 और 6 को हम एक साथ प्रायोरिटी पे लेकर चलेंगे अगर सरकार, या ये इनका अलग अलग सिस्टम होगा? क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा होगा कि 5-6 मार्केट में अलग अलग वैक्सीन है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा लगा, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रेट्स के स्तर पर देखा जाए या प्राइवेट सेक्टर्स में जब हम चले जाएंगे तो बहुत सारा ये हलमिल सी दिखाई देंगी चीजें। नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट में देखिए कई तरीके की कंपनियों की अलग अलग वैक्सीन आएंगी, ये तो तय है। हर वैक्सीन का लगभग मोटो एक ही है, सुरक्षा, पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होना बॉडी में, ठीक है। अब शुरुआत होती है जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, तो 2 टीका पे लेके वैक्सीन पे लेके स्टार्ट कर रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जैसे जैसे 3 करोड़ लोगों को पार करेगी, हो सकता है हमारे पास जाइडस का वैक्सीन अगले महीने तक आ जाए, ठीक है। उसी के साथ में जो रूस का वैक्सीन पे जो ट्रायल चल रहा है, स्पुतनिक जो नाम है, वो भी हमारे पास आ सकता है अगले 1-2 महीने में, क्योंकि उसका 3rd ट्रायल ऑनगोइंग है अभी। तो ऐसे करके हमारे पास 5-6 रहेंगे। लगभग सभी का असर सेम रहता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड बहुत अच्छा है तो कोवैक्सीन अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सरकार के साथ में ये है कि अभी फिलहाल प्रायोरिटी ग्रुप में जो अवेलेबल है सरकार उससे कर रही है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी मार्केट में आएंगी उसमें कोई खास अंतर नहीं रहेगा। प्राइस को लेकर थोड़ा वो 100-50 रुपए का अप डाउन हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग, बट ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि सारे पैरामीटर जिस तरीके से ये अप्रूवल दे रहे हैं, जो हमारी स्पेशल जो कमेटी है जो सारा रीड करती है और इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल दे रही है, वो पूरी कमेटी जो है हर एक बारीक पॉइंट पे काम कर रही है। एक स्टडी के एक जो हमारे ट्रायल पार्टिसिपेंट है उन सबके इफेक्ट को जान के समझने के बाद ही उसको अप्रूवल दे रही है। और इसीलिए अभी आप देख ही रहे होंगे, पिछले काफी दिनों से सवाल उठ रहा था कि यूएस में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, यूके में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही थी कि गवर्नमेंट कतई इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरीके के कोई जोखिम को उठाए, इसीलिए वो हर मानक पे खरा उतरने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लवलीन, 2 डोजेस दी जाती हैं वैक्सीनेशन की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कल अपने संबोधन में और आज भी अपने संबोधन में जिक्र किया कि 2 डोज दी जाएंगी अलग अलग समय पर। परीक्षित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। जरा मैकेनिज्म को अगर समझा सकते हो कि ये वैक्सीन बनती कैसे है और कैसे, आम भाषा में अगर आम लोगों को समझाने की भाषा में बात करूं, और ये 2 डोज दी जाती है तो इसका असर क्या होता है, ये किस तरीके से 2 डोज देनी जरूरी क्यों होती है? बेसिकली देखिए, आम भाषा में समझने के लिए मोटी बात यह है कि इसमें हम एक कोई भी वायरस का एक छोटा सा पार्टिकल जो उसको काट के या उसको तोड़ के उसमें आरएनए की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में या डीएनए की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हमने बॉडी में डाल दिया, उससे बॉडी की जो सिस्टम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसमें एक एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं कि भाई बाहर से कोई इन्फेक्शन आया है, बाहर से कुछ आया है जिसके अगेंस्ट हमें कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करनी है। बिल्कुल। एंटीबॉडीज जैसे अगर मेरे को इन्फेक्शन हुआ कोविड से, पूरे प्रॉपर वायरस से, तो एंटीबॉडीज तो मेरे अंदर भी डेवलप होंगी, लेकिन शायद वो 10 दिन बाद या 7 दिन बाद डेवलप होंगी और उनको लेट होने में, और इतने में शायद एक वो जो इनिशियल जो टाइम होता है जिसमें मैं बीमार पड़ सकता हूँ या मेरी कोई बहुत सीवियरिटी हो सकती है, वो चला जाएगा और वो फिर मेरा केस हाथ से निकल सकता है। हमारा बस मैकेनिज्म ये है कि उसमें एक वो प्रोटीन छोटा सा डाल दिया, उससे बॉडी में एक एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, ताकि अगर आपको दोबारा कभी कोई कोरोना का प्रॉपर वायरस इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज पहले से ही हो और जो आपको एक प्रोटेक्शन कर सके। बेसिकली क्या है कि हम पहले से तैयार रहेंगे कि कोई भी इन्फेक्शन आया हम उसके अगेंस्ट कर लेंगे। इसका आपने दूसरा एक क्वेश्चन बहुत पूछा कि 2 बार आपको इसमें वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत है। उसमें एक बार में आपको थोड़ी हल्की डोज एक तरह से लगा लीजिए
उससे कम एंटीबॉडीज बनेंगी। जब दूसरी डोज देंगे तब एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती हैं बेसिकली। तो इसका ये है ताकि प्रॉपर एक तरह से पूरी डोज हो जाए और हर एक को पूरी प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इसका एक मिनट। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हम किसी को अगर एक पार्टिकल डाल देते हैं वैक्सीन, माफी चाहूंगा वायरल का, तो वो वैक्सीन धीरे धीरे उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और वो वैक्सीन काम करती है। लेकिन किसी को कोविड होता है, नेचुरल जैसे कोविड होता है, तब भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, फिर वो काफी समय तक सस्टेन क्यों नहीं करती? कोविड की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अभी जो हमारे पास डेटा है उस हिसाब से 3 महीने तक तो वो सस्टेन कर रही हैं बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद वो कम होना शुरू होती हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि उसके बाद कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर दोबारा कभी कोविड हो तो वो एंटीबॉडीज डेवलप हो सके। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास जो डेटा है वो भी कम है, क्योंकि हमारे पास अभी, क्योंकि हमारा साल भर पूरा निकल जाएगा तो हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि क्या वो एंटीबॉडीज परसिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बट ये वैक्सीन से जो हो रही हैं वो अभी परसिस्ट कर रही हैं और वो 3 महीने के बाद तक भी परसिस्ट अभी कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टाइम ही बताएगा कितने टाइम तक परसिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक मोटी सी बात ये है कि आप बचपन में किसी को भी पोलियो के वैक्सीन लगवाते हैं, पोलियो के वैक्सीन लगवाने के बाद उसको जिंदगी भर पोलियो से तो बचाव रहता ही है ना। बिल्कुल। तो आप इसको ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज नहीं रहेंगी? आप जब आपने बचपन में आपने अपने बच्चों को इन्फेक्शन लगवाते हैं, उनको क्या तो आपने देखा है कि आज हमें BCG की लगी है, हमें वैक्सीन की लगी है, कि हमें तो आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम इतना नेगेटिव क्यों हैं? यानी कि ये सस्टेन कर सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सर्दी जुकाम बुखार हमें होता है और वो अपने आप ठीक होता है, ऐसी का फर्क ये कोविड भी हो जाएगा। परीक्षित, एक चीज और भी समझने वाली यहाँ पर है कि अभी हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सभी को वैक्सीन अभी फ्री में दिया जा रहा है। क्या आपके पास कोई डेटा ऐसा है, सरकार ने कहा हो कि सभी को इस देश में वैक्सीन फ्री में लगेगा, या रेट्स को लेकर भी मार्केट में कोई सब्सिडी रहेगी? इस तरह की कोई डेटा मिला है क्या सरकार से अभी तक? नहीं, पहली बात ये कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी को टीका मिलने की जरूरत है या नहीं। तो सरकार का स्पष्ट कहना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना टीका की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोरोना टीका की कीमत क्या रहेगी, जो आज बहुत डिबेट का विषय भी चल रहा है। तो अभी सबसे पहले प्रायोरिटी सरकार की क्लियर ये है कि हमें पहले 3 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। वो टारगेट प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से बजट से खरीदा जाता है, जिसमें आज की जो हम बात करें तो अभी लगभग शाम के 5 बजे तक का मेरे पास जो डेटा है वो ये कि देश में लगभग 56,70,000 वैक्सीन जो है 14 सिटीज में पहुंच चुकी है। कल मॉर्निंग से सुबह 6 बजे से भारत बायोटेक भी अपनी वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर रहा है। तो अभी तक जो 3 करोड़ लोगों को लगनी है वो वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज की है, जिसमें से 16 लाख वैक्सीन भारत बायोटेक भारत सरकार को फ्री दे रहा है। इसमें कोई चार्ज वो नहीं ले रहा है। पहली बात तो यहाँ। अब आता है अगली कीमतों के बारे में। तो अगली कीमतों को लेकर कल जब प्रधानमंत्री जी की जो मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने उसमें काफी डिस्कस हुआ था। राजस्थान, पंजाब और हमारे MP और 1-2 स्टेट से और मुख्यमंत्रियों ने ये कहा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस मुहिम में आगे हैं, कोरोना वायरस को लीड कर रहे हैं इस पूरी मुहिम को, तो क्यों ना फिर कोरोना वैक्सीनेशन को लेके भी लीड किया जाए। केंद्र को ही पैसा खर्च किया जाए, राज्य सरकारें पैसा ना दे, क्योंकि राज्य सरकार के पास काफी नुकसान भी हुआ है लॉकडाउन और उसके सारे चक्कर में। तो इस पे जो मेरी जानकारी है उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि अगले 2 से 3 महीने में जब मार्केट में 4 से 5 वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होंगी, उसके बाद में हम वापस फिर एक मीटिंग करेंगे, जो मुख्यमंत्रियों के साथ वो मीटिंग होगी और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको लीड करेंगे मीटिंग को, और उस मीटिंग में ये तय होगा कि आगे वाले टाइम में कीमतें किस तरीके से रखी जाए। पहली बात, यानी कि आगे तय होगा। परीक्षित, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, मैं लौटूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग हैं जो अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, तो राज्य कोशिश करें कि अफवाहें ना फैलें। तो कोविड के लिए अब जो दिन थे भारी वो जा चुके हैं और अब आने वाले दिन वैक्सीनेशन के होंगे, यानी कि राहत के होंगे, कोविड के जाने के दिन होंगे। तो ऐसे में लगातार हम तमाम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त परीक्षित भी हमारे साथ लगातार और डॉक्टर लवलीन लगातार जुड़े हुए थे, जो इस बात की जानकारी दे रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरीके से वैक्सीनेशन चलेगा और कैसे आप तक वैक्सीन पहुंचेगा। लेकिन अब बात करना एक और पहलू पर बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग या कुछ संगठन कोशिश करेंगे, कुछ असामाजिक तत्व कोशिश करेंगे कि अफवाहें फैलाई जाएं, लेकिन राज्य यह तय करें
कि वो अफवाहें फैलने ना दें। पवन साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है इस पहलू पर, क्योंकि आपकी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा रिएक्शन दिया गया था वैक्सीनेशन को लेकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। कहीं आप ही की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो असामाजिक तत्व तो आप लोग हैं? देखिए, भाजपा का मतलब है भारतीय जनता झूठी पार्टी, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो झूठ तो ये फैलाते हैं, झूठ को प्रोपेगेंडा लेकिन बयान तो आप लोग दे रहे थे। देखिए, अगर किसी चीज को बताना, अगर आपकी नजर के अंदर अगर हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग अगर कोई संदेह है और उसको संदेह को जाहिर करना, अगर आपकी नजर में ये फैलाना है तो ये आप जाने, फैलाना नहीं होता। जनता की कुछ जो चीजें हैं, जो उनके संदेह हैं, उनको हमें सरकार को बताना अवश्य है। अगर नहीं तो बीजेपी का वैक्सीन है ये आप क्या कह रहे थे? मतलब देश के रिसर्चर्स, देश के साइंटिस्ट, देश के वो तमाम एक तबका जिसने 1 साल की कोशिश की, 9 महीने लगातार कोशिश की, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है? आज 70 साल से साइंटिस्ट हैं इस देश में, उनका क्रेडिट उनको जाना चाहिए, ना कि बिल्कुल जाना चाहिए साहब, भारतीय यूपी पार्टी को बिल्कुल जाना चाहिए। ये तो आप क्रेडिट दे रहे हैं ना बीजेपी को, ये तो आप क्रेडिट दे रहे हैं विमल। देखिए पवन शर्मा जी, सारे साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं, उनको क्रेडिट जाना चाहिए किसी भी बात का। देखिए पवन शर्मा जी, देश की जनता और देश की सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी, देश के कोरोना वॉरियर जो भी हैं, हम उनका सम्मान करते आ रहे हैं और करेंगे भी आगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है ये वैक्सीन आई है। देखिए पवन शर्मा जी, हमको बोलने दीजिए, आपके बीच में मैंने बोला नहीं था, सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। दूसरी चीज कि आपको तो विश्वास किसी पे नहीं है। जब राफेल पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आपने बोल दिया था कि हमें आर्म फोर्स पे विश्वास नहीं है, हमें सबूत दिया जाए। इसके साथ साथ आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, तो आपको डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पे तो विश्वास कीजिए। डॉक्टर और हमारे जो योद्धा डॉक्टर हैं उन पे तो विश्वास कीजिए। तबीयत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सर देखिए, डॉक्टर जो है बहुत मेहनत किए हैं, लगातार जो है 1-1 महीना डॉक्टर जो है अपने घर नहीं गए हैं, अपने परिवार से नहीं मिले हैं। सर उन डॉक्टर और साइंटिस्टों के लिए सर मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने जो है इस कोरोना महामारी से लड़ा है, जिन्होंने कोरोना महामारी को हराया है और आज देश में वैक्सीन बना है। और ये ऐसे कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक वैक्सीन है। देखिए पवन शर्मा जी, अभी जो है WHO ने भी इसका जो है सराहना किया है, भारत की सराहना किया है कि भारत में जो है वैक्सीन बना है। WHO के साथ साथ और भी अन्य देशों ने भी इसकी सराहना की है। तो सर देखिए, आप इस पे राजनीति ना करें। और मेरा तमाम जो है न्यूज़ 1 इंडिया के जो भी दर्शक हैं और जो भी हमारे विपक्षी दल के लोग जो सुन रहे हैं, हम हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है इस पर राजनीति मत कीजिए। अच्छा परीक्षित, कितनी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण इस वैक्सीनेशन पर, या जो बात अभी यहां पर पवन कर रहे हैं कि इवेंट बना रही है बीजेपी और इवेंट से ही उनको परहेज है, इसलिए वो ये बात कहते हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये टाइम तो सबसे चुनौतियों से भरा टाइम है ना। अब रहा सवाल विपक्ष का और पक्ष का, तो विपक्ष का काम देखिए सवाल उठाना हमेशा से रहा है और रहेगा, वो उनका काम भी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ गलत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सवाल अगर वैक्सीन का है तो वैक्सीन चूंकि हर आदमी से जुड़ा हुआ है, पूरे देश के 135 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि नेताओं को अपना भाषण देना है, उनका अपना बयानबाजी भी करनी है, वो सब जायज है अपनी जगह पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वरिष्ठ नेता को बोलने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि इस वैक्सीन के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वो जो बयान दे रहे हैं उसका असर लोगों पे क्या पड़ेगा। इस वक्त ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम बहुत लर्निंग चीजें समझ के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पोलियो वैक्सीनेशन से बहुत कुछ समझा है, इसीलिए वो हमारे कोरोना में काम आ रहा है। हमने मिशन इंद्रधनुष से बहुत कुछ सीखा, इसीलिए हम कोरोना में उसको यूज भी कर रहे हैं। तो पोलियो जब आया, मिसेल्स रूबेला का हम लोगों ने परिणाम देख लिया। ये तमाम वो वैक्सीन है जिनकी वजह से काफी र्यूमर्स हुए और वो र्यूमर्स इस तरीके से उठे कि हम लोग वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियन फेसेस बहुत मायने रखते हैं पूरी जनता के लिए, समाज के लिए। अगर सारे लोग एक साथ आकर आगे बढ़ते हैं तो मतलब भ्रम या अफवाहों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
और कुछ भी अगर हम दावा कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो उस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। पवन साहब, क्या आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को तमाम जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनका कहीं ना कहीं बुरा नहीं कर रहे? अगर आप उन्हें भ्रमित करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्या आप चाहते हैं कि उनको वैक्सीन ना लगे? क्या आप चाहते हैं कि वो कोरोना में ही फंसे रहे, कोरोना से बाहर ना निकले? देखिए, आप गलत जगह पे आप उसको टर्न कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत जगह पर कहां कर रहा हूं सर? कभी भी ये मना नहीं किया कि वैक्सीन बुरी है। नहीं, बीजेपी का वैक्सीन है, आपके राशिद अल्वी का बयान था। कभी नहीं बोला गया है। आप बीजेपी का वैक्सीन है। आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं द्वारा बोला गया है। नहीं, राशिद अल्वी जी ने बोला था। इसके साथ साथ सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी द्वारा बोला गया है। बीजेपी का वैक्सीन, सवाल उठाए थे कि इसका जो परिणाम है, या आपने इसकी पहले 2 चरणों से निकाला गया, तीसरा चरण जो आपने कैसे लागू किया है उसके बारे में आप डाटा प्रेजेंट करिए। वो कोई डाटा प्रेजेंट नहीं किया गया। बीच में भी कई रिपोर्ट ऐसी आई थी जिनके ये दोनों कंपनी आपस में लड़ रही थी। एक कह रही उसका वैक्सीन पानी है, दूसरी कह रही उसका पानी है। ये जो जितना भी संदेह पैदा किया गया है, ये कंपनियों के द्वारा किया गया है। इसमें कोई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बयान तो आप देखिए पवन शर्मा जी, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जो है इसको पास किया गया है। डीसीजीआई और साइंटिफिक कमेटी द्वारा जो है इसको पास किया गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे पास किया गया था। तो अभी जो है देखिए इमरजेंसी है। अभी जो है पवन शर्मा जी, अभी इमरजेंसी का समय है। अगर आपके घर में आग लगेगा तो हम क्या देखेंगे कि कौन से पार्टी के लोग जो है पानी लेकर आ रहे हैं, कि हम सबसे पहले आग को बुझाएंगे? पवन शर्मा जी, आप एक बात बताइए, आपके घर में आग लगेगा तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी लेके आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लोग पानी लेकर आ रहे हैं? आपको तो लगेगा ना कि हमारा घर का जो आग लगा है जल्द से जल्द बुझाया जाए। पवन शर्मा जी, आप देखिए, आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है पॉलिटिक्स को और साइंटिफिक को मिक्सर मत कीजिए। आप जो है तथ्य पे बात कीजिए। देखिए, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप जो है डॉक्टर और साइंटिस्टों के ऊपर उंगली मत उठाइए। दोनों कंपनियों के सीईओ ने एक दूसरे की वैक्सीन को पानी नहीं बताया, आप बता दीजिए। देखिए पवन शर्मा जी, आप जो बार बार आपके पार्टी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन से जो अभी एमएलसी, मैंने सपा के एमएलसी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो है इस वैक्सीन से जो है लोगों को नपुंसक किया जा रहा है। यार, ये किस तरीके का बेतुका बयान दे रहा है और कैसे लोग जुड़े हुए हैं। और एमएलसी एक संवैधानिक पद होता है, उस आप पद का गरिमा रखिए ना। और आप देखिए, आपके पार्टी के द्वारा भी गलत गलत बयान दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आया है क्या, या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना हुआ है? किस तरीके को आप बार बार बोल रहे हैं? पवन जी, अपनी बात कहिए। हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने या कोई भी कार्यकर्ता ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। और रही बात ये कि जो संदेह हुआ, जो कि संदेह इसलिए पैदा हुआ कि दोनों कंपनियों के सीईओ आपस में भिड़े हुए थे, वो एक दूसरे की उसका दिवाई का बुराई कर रहे थे। तो उस बारे में अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कोई सवाल पूछा है तो क्या वो बुराई है? नहीं, कांग्रेस के नेता राशिद अली द्वारा कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। सर देखिए, वैक्सीन का जो कलर है वो भगवा नहीं है। वैक्सीन का कलर जो है वो अच्छा, आपके एक सीनियर लीडर है राशिद अल्वी, उन्होंने ये कहा कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, देश के लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। ठीक है, आपकी आप नहीं सुनिए मेरी बात, आपकी मांग में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, गलत नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, मैं कब आपको गलत कह रहा हूं? मेरा कहना है कि आपने इस बात को कहा, बहुत बखूबी कहा, प्रधानमंत्री लगवाते तो विश्वास पैदा होता, लेकिन आपका यह कहना कि वो लगवाएं तभी विश्वास पैदा होगा। देखिए, आज खुद देख लीजिए, बाहर के देशों में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप अपने देश की बात कीजिए ना। आप बाहर के देशों के हिसाब से चलेगा क्या हिंदुस्तान? नहीं, बाहर के देशों के हिसाब से चलेगा क्या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान को बाहर के देशों की तरफ देखने की जरूरत है क्या कांग्रेस के मुताबिक? नहीं, अगर आप नहीं, बाहर के देशों को देख के चलेगा क्या? कौन से देश को देखना है? चीन को देखना है, पाकिस्तान को देखना है, किसको देखना है? देखिए पवन शर्मा जी, आप अपने आप से कबूल रहे हैं कि देश की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करती है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल साहब, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। कपिल साहब, जैसे आपके सुप्रीमो बीजेपी का वैक्सीन कह रहे थे और खुद वैक्सीन ना लगवाने की बात कह रहे थे, वो अब 16 जनवरी से शुरू होने वाली, आपको जानकारी होगी, मैंने फिर भी आपको जानकारी दी, पहले रिएक्शन आपका?
भाई सीधी सी बात यह है कि जो उन्होंने कहा उसको तो तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया। मैं आपको उन्होंने बयान भारतीय सुनवा दूं जनता सर, पार्टी के वैक्सीन को अगर कहा आप था, अगर जो- आपको सा अक्षर याद ना हो तो मैं आपको बयान सुनवा सकता हूँ नहीं, थोड़ी मैं देर भी में। आपको अक्षरशः कामाबाई पुलिस साहब बताने में सक्षम व्यक्ति हूँ। और दूसरी चीज ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक वैक्सीन है जिसे आप भी जानते हैं, वो है भारतीय- भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कैसे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बता तो श्रीवास्तव रहा हूं भैया, जी। सुनिए, ये भारतीय जनता सुनिए, पार्टी के कार्यालय में बना है क्या वैक्सीन? हाँ, आप किसके ऊपर गौमूत्र उंगली नहीं उठा रहे बनता है, हैं? आप गौमूत्र देश के की वैक्सीन यशस्वी वही लगाते हैं। डॉक्टर और आप याद जो रखना हमारे चाहिए योद्धा हैं कि साइंटिस्ट, उनके ही उनके ऊपर जो मंत्री उंगली उठा रहे हैं वो कोरोना को का नारा लगा रहे थे। अरे श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी आप एक बात बताइए, इस वैक्सीन का कलर भगवा है क्या, या ये वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बना है? वैज्ञानिक सोच का महिमा मंडल तो नहीं सुना जा सकता है। ये आप सोचिए ना कि वो गौमूत्र से कह रहे थे कि कोरोना दूर होता है, वो यज्ञ से कोरोना दूर कर रहे थे। नहीं तो आप ये मानते हैं कि गौमूत्र में ताकत नहीं होती? इस चीज को आप ये मानते हैं कि गौमूत्र में आयुर्वेद में ताकत ताकत नहीं है? जी आप आयुर्वेद को ठुकरा रहे हैं फिर क्या? नहीं, आयुर्वेद को ठुकराने की बात नहीं है। नहीं, आपने कहा कि गौमूत्र को मैं बहुत ये सीधी सी मजाक बात है ये कि कह रहा गौमूत्र हूं, में हमारे कोरोना वैज्ञानिक की नहीं हराने मानते। की ताकत है या नहीं? हमारे मैं कह रहा हूं है या वैज्ञानिक नहीं, आपके पास भी तो सर्टिफिकेट नहीं है ना किसी बात का। आयुर्वेदिक की नहीं है बात, आयुर्वेद की है ही नहीं। हमें आप बताइए BAMS के अंदर वैदिक की कितने पढ़ते हैं? सारे तो पैरासीटामोल ही बुक के दे रहे हैं। तो या तो आप नॉर्मल मेडिसिन की बात कीजिए जिसमें अगर आप आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी या बूस्टर्स अलग आधुनिक चीज विश्व है की और बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन मुझे अलग सिर्फ चीज ये बताइए, है। अगर समझ में कोविड नहीं की आ रहा हो जो तो हमारे वैक्सीन पास बनाई जा रही डॉक्टर है, क्या लवलीन ये है, आयुर्वेद आपको बना रही समझा है? देंगे। रुकिए, डॉक्टर लवलीन है, आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे कि मैं- इम्यूनिटी मुझे बूस्टर सिर्फ क्या एक बात चीज है, बता दीजिए कि उसका ये कोविड कोरोना में क्या रूल है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या आयुर्वेद चीज है, बना उसका रही क्या है? रूल है? क्या आयुर्वेद बना रही है? जी, कोरोना वैक्सीन क्या आयुर्वेद के विधि पे बन रहा है? जो मैं यही कोविड तो कह रहा हूं ना, आपको के आपको लिए समझने वैक्सीन की बनी है। जरूरत है। आप जिन जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, आपने काढ़े का जिक्र किया, आपने गौमूत्र का जिक्र किया, ये सब आयुर्वेद मैंने है। बिल्कुल और ये काढ़े इम्यूनिटी मैंने बूस्टर्स के कोई तौर पर काढ़े यूज जिक्र होते हैं। नहीं कभी नहीं कहा किया। गया कि जो गौमूत्र immunity एक को वैक्सीन विकसित है, करने वाली चीजों कभी नहीं की कहा वो गया अलग कि है। आखिर रामदेव जी नहीं, कभी नहीं कहा जो गया कि कोविड काढ़ा से एक लेकर वैक्सीन के है। आए थे, देखिए, जो उसको आप बात वैक्सीनेशन कर रहे अलग हैं, चीज है। जो आप बात कर रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर था, वो वैक्सीन नहीं था। जिसकी बात कर रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर था, वो ताकत देता था हमें कोरोना से लड़ने के लिए। कि वो कोरोना की दवा है। अच्छा कपिल साहब, श्रीवास्तव जी, सीधा एक मेरा सवाल है, सीधा मेरा एक सवाल है। आपकी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बड़ा औहदा रखती है, आपने सरकार भी चलाई है, और जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया वो पूर्व मुख्यमंत्री पद के नेता है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो जहां पर सबको एकजुट रहने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है, जब वैक्सीन आने को हो, उस दौरान आप अपने लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये जो वैक्सीन आ रही है ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप भी मत लगवाइएगा? नहीं, माहौल क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? एक संजीदगी, गंभीरता, इन बातों की कोई परवाह है? देश की परवाह है नहीं है? संघ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के द्वारा बनाया जा रहा है। अरे एजेंडा आप बना रहे हैं सर। ये आप गलत बोल रहे हैं, आप प्रवक्ता है पार्टी के, आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसा बयान देते हुए? कपिल जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, मैं जहां तक आपको जानता हूं कि आप एक एडवोकेट हैं, और आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं एक न्यूज चैनल पे जिसको पूरा देश देख रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? आप हमारे डॉक्टर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आप। इनके मंत्री कहते हैं कि कोरोना जो है वो गौमूत्र से जाता है, तो गौमूत्र पिलवाइए पूरे देश को। क्यों नहीं पिलवा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? पिलवाइए, एक बात पे रहिए, या तो वैज्ञानिक सोच पे रहिए। कपिल जी, ये जो बेतुका बयान आपके द्वारा, जो आपके पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, वो बहुत शर्मसार है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देखिए आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन आप देखिए तो आप किस मुद्दे पे बोल रहे हैं? गौमूत्र से पिला करके कोरोना दूर किया। आप किसके ऊपर बोल रहे हैं? आप डॉक्टर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे साइंटिस्टों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? जो यज्ञ के द्वारा दूर किया जा रहा था उसको आपने कंडम क्यों नहीं किया? जो अवैज्ञानिक सोच है, अगर आप उसको बढ़ावा दे रहे थे तो आज जो इन पे एक तंज कसा गया है वक्रों की, अगर नहीं समझ में आ रही तो कपिल साहब, मुझे लगता है ना आपको पहले इम्यूनिटी बूस्टर और वैक्सीनेशन दोनों के प्रोसेस को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए, तब आप इस बात को शायद बयान को देंगे भी नहीं। आप एडवोकेट हैं, आपको पता है बयान को कैसे तोड़ना परोड़ना होता है, फिर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। कामाबाई पुलिस साहब, उन्होंने सीधी बात कहा कि जो भारतीय जनता झूठ के पुलिंदा है, जिसने इस तरीके से तमाम वादे किए और देश को नहीं दिए, हमें उन पर भरोसा नहीं है। और हमें आपके एमएलसी का मैं एक बयान पढ़ रहा हूं, जो गौमूत्र की, देखिए वकील साहब, आपके एमएलसी का मैं एक बयान पढ़ रहा हूं,
आपके एमएलसी ने बोला था कि ये वैक्सीन जो है लोगों को नपुंसक बनाने के लिए जारी किया जा रहा है। ये किस तरीके का बैतूका बयान है? वो इनका एक व्यक्तिगत बयान था। आपने कभी आपके पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ आपने नहीं आया कार्रवाई कि की? ये व्यक्तिगत बयान था? आपने कार्रवाई की? आपने कार्रवाई की है इस पे? शायद जवाब नहीं है इस बात का, इसलिए फोन काट दिया है। जवाब नहीं होगा क्योंकि अब एमएलसी की बात आ गई है। कार्रवाई की नहीं है पार्टी ने, तो जवाब क्या देंगे? चलिए, अब कार्यक्रम वैसे भी अंत की ओर है। डॉक्टर लवलीन, कितना बुरा लगता है जब आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिटी की मेहनत और इस तरीके से सरे बाजार पॉलिटिसाइज की जाती है? डेफिनेटली काफ़ी बुरा लगता है इन सब चीज़ों को सुन के। और मुझे लगता है इसके ऊपर कोई भी, हम सब लोगों को, मतलब एज ए पॉलिटिकल भी, जर्नलिस्ट भी, जितने भी लोग हैं, सबको एक इकट्ठा होके और आगे, क्योंकि हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आज बहुत लोगों के बहुत अपने इंडिविजुअल फॉलोअर्स हैं, उनके न्यूज़ opinions चैनल के भी बनते हैं। ओपिनियंस बनते हैं। हम सबको इसके बारे में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और ये एक ऐसी महामारी है जिसके लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा कि ये नहीं है कि डेफिनेटली आप अपोजिशन में हैं या अभी कोई रूलिंग पार्टी में कोई है, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, आपके अपने डिफरेंसेस जो हैं वो हैं, लेकिन अभी एक ह्यूमैनिटी की बात है। उसके लिए सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए सबको एक दूसरे के लिए, हाँ, मैं ये नहीं कहता वैक्सीन से कोई इशू नहीं आएंगे या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी दिक्कतें, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे अगर वैक्सीनेशंस का प्लान है तो कोई एक ये आसान खेल नहीं है। इसके लिए सबका एक दूसरे को सपोर्ट करना, साथ देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैं परीक्षित आपसे। आपने पॉलिटिक्स को भी समझा क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हेल्थ को कवर करते हैं, तो दोनों लिहाज से मैं आपको समझना चाहूंगा। एक क्लोजिंग कमेंट। राजनीति की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि राजनीति ना एक अलग दिशा में बढ़ रही है आगे। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, जो अभी मैं सुन रहा था, जो इन्होंने सीईओ दोनों कंपनी के, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के सीईओ की बात की, तो सबसे बड़ा मैं इन लोगों को क्लियर ये एक बात कर दूं कि भारत बायोटेक का 3rd फेज का ट्रायल अभी चल रहा है। इसमें सिंगल डोज जो देना था वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। 2nd डोज का ट्रायल अब होगा, है ना। अब आती है बात कि ऑनगोइंग ट्रायल की किसी चीज को आपने मंजूरी कैसे दी। पहली बात, अभी जो मंजूरी दी गई है वो इमरजेंसी मंजूरी दी गई है। इस इमरजेंसी मंजूरी में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इसलिए मंजूरी दी गई क्योंकि उसका 1st फेज, 2nd फेज और एनिमल ट्रायल तीनों सक्सेस रहे हैं। पहली बात, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। WHO ने भी बोला है और उससे पहले भी हम लोग ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि कई कंट्रियां ऐसी हैं जहां पे इबोला को लेके भी वैक्सीनेशन हुआ, वहां पे भी इबोला का ट्रायल तो हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमें मंजूरी देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी से जूझने के लिए बहुत सारी चीजें हमें नए तरीके से करनी पड़ रही हैं। आज से पहले कभी भी इस देश में इमरजेंसी ऑथराइजेशन नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। पहली बात। दूसरी चीज जो निकल के आती है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि पहले मोदी जी को लगानी है या किसी और को, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर को लगानी है वो तो लगाएंगे, वो नेशनल सिक्योरिटी रीजन है और वो होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जिस प्रायोरिटी ग्रुप को गवर्नमेंट ने बनाया है वो प्रायोरिटी ग्रुप है अभी 3 करोड़ लोगों का। अब मोदी जी या पीएम अगर लगा लेंगे तो कल को यही विपक्ष वाले फिर या पॉलिटिशियन यही हल्ला मचाएंगे कि पीएम ने सबसे पहले वैक्सीन लगा लिया, जबकि अभी तो किसी को अलाउ ही नहीं है वैक्सीन लगाना। अभी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को है। पहली बात। अब एक और बात निकल के आती है कि ये जो वैक्सीनेशन को लेके ये जो राजनीति कर रहे हैं, गौमूत्र वगैरह और ये सारी बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना वैक्सीनेशन को इन्हें समझना चाहिए, वैक्सीनेशन के साथ इन्हें खड़ा होना चाहिए। देश के हर नागरिक को इनको सही जानकारी देना इनका पक्ष है और जरूरी भी है, इनका कर्तव्य भी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, किसी भी देश की सरकार हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या यूएस की कहीं की सरकार हो, कहीं भी हो, कोई भी गवर्नमेंट जनहित में ही फैसले लेगी, जनता के अगेंस्ट नहीं जाएगी, ये तो तय है। अगर इस ट्रायल में कुछ भी नहीं हो रहा होता है, कुछ भी खतरे की बात होती, तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार करोड़ों जिंदगियों को दांव पे रख के इतना बड़ा फैसला लेती। ठीक है परीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल, आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूं, जल्दी से अपनी बात कहिए। देश को बचाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा। मैं सारे विपक्षी पार्टियों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि हम सबको एक साथ जो है इस महामारी से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम साथ में खड़ा नहीं होंगे तब तक हम इस महामारी से साथ नहीं जुड़ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन
शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सबके पास वैक्सीन पहुंचेगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कोविड के दिन गए रे भैया, अब वैक्सीन के दिन आए रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।